सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ये एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। क्या ये केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है? जैसे केवल कह देता है ना, ओनली, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना, बहुत कम ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें ओनली शब्द सही होता है, ज़्यादातर जगह पे ये गलत ही होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। क्या ये आविष्कार की एक यादृच्छिक और अनियोजित प्रक्रिया है? जैसे अनियोजित कहा तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि नियोजित रिसर्च अनुसंधान जो है ना नियोजित होता है, मतलब पहले पहले से प्लान किया हुआ होता है। अनियोजित मतलब अनप्लान्ड। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अब इन दो में से ही एक होगा। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो सही लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित गतिविधि। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है? पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, क्या नए ज्ञान की खोज के लिए, या ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर इनमें से? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दरअसल अनुसंधान हम तीनों चीजों के लिए करते हैं, पुराने ज्ञान के लिए भी, नए ज्ञान की खोज के लिए भी, और अंतराल को पूरा करने के लिए भी। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे कि निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। मतलब जो भी हम शोध करते हैं उसका लक्ष्य क्या होता है, ये हमको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए, समाज की भलाई करना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा। समाज की भलाई करना ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो दो में से कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांत और सामान्यीकरण का विकास करना। ठीक है ना, नए नए सिद्धांत निकालते हैं। सामान्यीकरण मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष का ही दूसरा नाम सामान्यीकरण है। तो निष्कर्ष हम निकालते हैं अनुसंधान के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक श्रेष्ठ सिद्धांत, एक ग्रेट थ्योरी कैसा होता है? अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है, क्या अत्यधिक अमूर्त होता है, क्या अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो इनमें से एक श्रेष्ठ सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। किसी भी घटना का व्यापक स्पष्टीकरण जो है उसी को ही सिद्धांत कहते हैं, श्रेष्ठ सिद्धांत। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार ये दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। इन चार में से कौन सा विचार है जो ये बताता है कि ज्ञान जो है ना अनुभव से ही आता है। तो इसको क्या बुद्धिवाद कहते हैं, क्या निगमनात्मक तर्क कहते हैं, या तर्क, या अनुभववाद कहते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा आप इस वाक्य में आप हिंट ले सकते हैं कि ज्ञान अनुभव से आता है। जब अनुभव के द्वारा ही ज्ञान आता है तो अनुभव हुआ श्रेष्ठ, मतलब अनुभव उसको कहेंगे हम। उत्तर हो जाएगा अनुभववाद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। एक सिद्धांत को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह, या सामान्यीकरण, या ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। और जहाँ कहीं भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी ए और बी दोनों वाला ऑप्शन होगा तो 90% चांस है कि ये दोनों वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा। ठीक है ना। तो 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे है ज्ञानवाद या एपिस्टोमोलॉजी किसको संदर्भित करता है। मतलब ज्ञानवाद से आप क्या समझते हैं, या एपिस्टोमोलॉजी इंग्लिश में जिसको कहते हैं। ये सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है, यह रोगों के प्रकारों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है,
या ये साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, ये रोगों के प्रकार है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानवाद है, ये रोगों के प्रकार कैसे हो जाएगा? साक्षात्कार तकनीक है, ये भी नहीं होगा, तो दोनों तो पहले कट गया। सामाजिक विज्ञान ने विशेष रूप से प्रयुक्त है, ये भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर एक है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एक कार्य है? मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो कार्य है। वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, ये, या भविष्यवाणी करना, या घटनाओं की व्याख्या करना, ये उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्यवाणी करना ये एक सिद्धांत है जो एक कार्य है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो ये मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है, तो ऐसे किस दार्शनिक ने कहा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोके। लोके दार्शनिक है जिन्होंने ऐसा कहा है कि मानव मस्तिष्क जो है जन्म के समय तो कोरे कागज की तरह खाली होता है और बाद में संवेदी अनुभव के माध्यम से ही सब कुछ सीखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि, तो आविष्कार दुर्लभ क्यों क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है, ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे 11 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? मतलब एक शोधकर्ता की गुण जो है नहीं है, इनमें से पहचानना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं है, नहीं पूछा गया है। वो दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वो सचेत मन वाला होना चाहिए, वो जांच में उत्सुक होना चाहिए, उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। तो कौन से गुण नहीं होते? बाकी 3 तो गुण होंगे, एक जो है नहीं होगा, उसी को ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देखो, सचेत मन वाला होना चाहिए, ये तो गुण होना चाहिए। जांच में उत्सुक होना चाहिए, बिल्कुल, जांच में उत्सुक होना चाहिए। उसको निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये जरूरी नहीं है, ये गुण के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए 11 का उत्तर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। 11 का उत्तर हो जाएगा ए। फिर चलते 12वें पे। आध्यात्म विज्ञान या मेटाफिजिक्स का अर्थ क्या है? तो भौतिक विज्ञान का एक भाग है, ये प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है, धातुओं का भौतिक विज्ञान है, या मौसम का भौतिक विज्ञान है। तो ये दोनों तो पहले कट जाएगा, मौसम का भी नहीं है, धातुओं का भी नहीं है, इन दोनों में से एक होगा। तो आध्यात्म विज्ञान जो है ये नंबर बी एकदम सही है, क्योंकि ये प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है, आध्यात्म विज्ञान, है ना। क्योंकि आध्यात्म मतलब ये वास्तविकता की ओर की जाना या वास्तविकता की खोज करना। फिर है 13 नंबर, निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किसकी आंकी जाती है? अनुसंधान की गुणवत्ता किसके माध्यम से आंकी जाती है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो अनुसंधान की प्रासंगिकता से, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, या अनुसंधान की गहराई से, या शोधकर्ता के अनुभव से। तो शोधकर्ता के अनुभव से ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपको जो एलिमेशन मेथड भी आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। अनुसंधान की गहराई से, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या, मतलब किससे हम उसकी गुणवत्ता आंक सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान की संचालन में अपनाई गई पद्धति से। पद्धति ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? मतलब एक ऐसा
सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि हो, है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? कारक विश्लेषण, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित विश्लेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं बोला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना? तो एक कट गया। कारक विश्लेषण नहीं होगा, व्यवस्थित विश्लेषण, ये इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? मेटा विश्लेषण, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को मेटा विश्लेषण कहा जाता है। एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? किसके आधार पर हम ये बताएंगे कि शोध अध्ययन की गुणवत्ता है? प्रकाशन का स्थान, अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने पर, या जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है उसके आधार पर ही हम इसको मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना? फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको नहीं है, सत्य नहीं है जो, उसको ढूंढना है। ये अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। बिल्कुल, ये होना चाहिए। एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देती है। बिल्कुल, ये भी सही बात है, ये भी सही है। और सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। अच्छा शोधकर्ता अच्छा व्यक्ति ही होता है। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। मतलब ये नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जो अच्छा शोध करता है वो अच्छा व्यक्ति भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यही सत्य कथन नहीं है। फिर 17 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? अनुसंधान कार्य के जो प्रकाशन का विशेष रूप वो ढूंढना है। क्या पत्रिका है, विशेष निबंध है, जर्नल है, या बुक्स है? तो 17 का क्या उत्तर हो जाएगा? जर्नल्स। क्योंकि अनुसंधान कार्य जो भी रिसर्च करता है वो जर्नल के माध्यम से किया जाता है, या रिसर्च कार्य के कुछ कुछ भाग हम जर्नल्स में ही पब्लिश करते हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो अब जो है यहाँ से आपको ढूंढना है कि आधुनिक अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। ज्ञान के क्षेत्र में प्रकृति के साथ गति बनाए रखना, ये तो एकदम सही लग रहा है। नई चीज़ों की खोज करना, ये भी ज़्यादा मतलब सही लग रहा है। पूर्व लेखन पर आलोचना करना, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है। स्रोतों की गंभीर रूप में व्यवस्थित जांच और विश्लेषण करना, ये भी सही लग रहा है। तो मतलब इनमें से तीन तीन नंबर वाला शायद नहीं होना चाहिए, है ना? 3 नंबर वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए, बाकी सब सही लग रहा है। तो ऐसा किस में है? 1 2 4, 1 2 4 ये हो जाएगा उत्तर। फिर आगे चलते 19वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? सिद्धांत को परिभाषित कर रहा है कौन सा कथन? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। अगले शोध के लिए उपयुक्त, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से एक चीज होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन में से बड़े सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लिखा होता है, जैसे ये इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है, इसमें भी ज़्यादा लिखा हुआ है, तो ज़्यादा लिखा हुआ वालों में से ही, या एक यदि ज़्यादा लिखा हुआ है तो एक वही वाला उत्तर होने का 95% चांस रहता है कि ज़्यादा लिखा हुआ वाला उत्तर हो। ठीक है ना? इसमें 2 है तो 2 में से ही उत्तर होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अवधारणा और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है, उसी को सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग समझ गए, जो 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा लंबा लिखा हुआ जो ऑप्शन होगा वही 90% चांस है कि वही उत्तर हो। ठीक है ना? 2 है तो 2 में से ही उत्तर हो। फिर 20वां क्वेश्चन है, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने, अनुसंधान किस व्यक्ति के द्वारा आयोजित किया सकता है? तो अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया हो, एक स्नातकोत्तर उपाधि की प्राप्ति की हो, सोच और तर्क क्षमता रखता हो, एक परिश्रमी कार्य करता हो। तो कौन सा जो है आपको ज्यादा सही लग रहा है? क्योंकि जो मतलब यदि हम विचार करें तो चारों के चारों लगभग सही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है उसको ढूंढना है। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर?
उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोच और तर्क क्षमता जो रखता हो, क्योंकि इसी के आधार पर हम रिसर्च करते हैं, ठीक ना, इसी के आधार पर हम रिसर्च करते हैं। फिर है निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण क्या है? सामान्य गुण नहीं, विशेष गुण, जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना, क्षमता या उपरोक्त सभी। तो इसमें तो उपरोक्त सभी है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होना चाहिए। फिर है आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? विश्लेषण, संश्लेषण, सारांश या उपरोक्त में से कोई नहीं? कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बाकी तीन में से कौन सा हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा संश्लेषण। तो संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, इसमें हम क्या करते हैं, सूचना आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करते हैं। आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आगे 23वां, निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना है, तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तुलना, चर्चा, मूल्यांकन या विश्लेषण। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन, है ना। परिणाम है तो परिणाम को तो मूल्यांकन के माध्यम से बताते हैं। फिर है एक शोधकर्ता से सामान्यतया क्या अपेक्षित किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान साहित्यिक क्षेत्र में अध्ययन करना, नए सिद्धांत और नियमों का सृजन करना, विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए सिद्धांत और नियमों का सृजन करना। शोध करता है मतलब रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च रिसर्च मतलब नए सिद्धांत और नियमों का सृजन करना ही उसका प्रमुख उद्देश्य है, और यही हर कोई अपेक्षा कर रखता है। फिर है 25वां, निम्नलिखित में से अंत विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अंत विषय मतलब कि जो इंटरडिसिप्लिनरी जो विषय होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना, या अनुसंधान में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना, अनुसंधान की समस्याओं को समझ सहज करना, या अनुसंधान कार्य प्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना, यही अंत विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। फिर चलते हैं 26 पे, कि निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? अनिवार्य विशेषता, क्या पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, प्रयोज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा उत्तर? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब निष्कर्ष निकालना, ये अनुसंधान की अनिवार्य विशेषता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। फिर है 27वां, किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? अनुसंधान की गहनता, डेप्थ को हमने आंकना है, तो किसके द्वारा? अनुसंधान के शीर्षक द्वारा, उद्देश्यों द्वारा, किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा, अनुसंधान की अवधि द्वारा। तो अवधि समय के द्वारा नहीं, व्यय द्वारा भी नहीं, ये पहले से रिजेक्ट हो जा रहा है। शीर्षक द्वारा भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बी हो जाएगा उत्तर, उद्देश्यों के द्वारा ही हम उसके डेप्थ को, गहनता को आंकते हैं। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत के कार्य है? तो इसमें भी उपरोक्त सभी है, तो उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। देखो, जहां कहीं भी उपरोक्त सभी उत्तर होते हैं, उपरोक्त वाला सभी ऑप्शन रहता है, तो 90% चांस है कि उपरोक्त सभी वाला उत्तर ही सही हो, ठीक है ना। कुछ कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, उसमें क्या है कि ट्रिक, तुक्का मारने में जो है आपको आसानी रहेगी। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर वाला, कि एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है? तो लागत कारक पर, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर,
शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर या उपयुक्त सभी? तो इसमें भी उपयुक्त सभी है, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब तीनों के तीनों। तो आज की कक्षा यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए।